नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो 2-3 आर्टिकल कंपाइल करके इलेक्टोरल फंडिंग में रिफॉर्म्स से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईआर से संबंधित। तीसरे नंबर पे हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे केरला में एक पोर्ट की डेवलपमेंट से संबंधित। हालांकि ज़्यादा पॉइंट्स हिंदू के इस आर्टिकल से नहीं निकल के आते हैं, लेकिन जितने भी निकल के आएंगे उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखो, एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछ लिया जाता है जीएस में, एथिक्स में, ऐसे में भी ये जो क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है गुन्नार मिडल के सॉफ्ट स्टेट के कंसेप्ट से संबंधित। लगभग 50 साल पहले देखो गुन्नार मिडल की एक बुक आई थी एशियन ड्रामा, जिसमें वो साउथ एशियन स्टेट्स को, खास करके इंडिया को ना सॉफ्ट स्टेट बोलते हैं। सॉफ्ट स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स के पास ना विल नहीं है, मतलब इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसे कानून वो बनाए जिससे देश की प्रोग्रेस हो, देश की डेवलपमेंट हो। दूसरी चीज, अगर लॉ है भी सही तो भी उनको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जाता है। तीसरी चीज, सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन देखने को मिलता है। तो ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं साउथ एशियन स्टेट्स में, खास करके इंडिया में। तो इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म था इंडिया का कि इंडिया में पॉलिटिकल लीडर्स के पास या तो विल नहीं है कि वो अच्छे कानून बनाए देश की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए। कानून है भी सही तो उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक होता है। एग्जाम्पल दिया था गुन्नार मिडल ने कि लैंड रिफॉर्म संबंधित लॉज आए थे आज़ादी के बाद, लेकिन उनको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और तीसरे नंबर पे सोसाइटी में इनडिसिप्लिन। हमारे समाज में बहुत इनडिसिप्लिन है, आपको पता ही है। जापान की सोसाइटी और इंडिया की सोसाइटी को आप आपस में कंपेयर कीजिए। वहाँ पे ट्रेन में कोई मोबाइल का रिंगटोन तक ऑन नहीं करता, साइलेंट पे उनका फ़ोन होता है। हमारे देश में तो ट्रेन छोड़िए, ट्रेन बस इवन क्लासरूम में भी मोबाइल बजने लगता है। लाइन भी लगती है तो लाइन टूट जाती है। पब्लिक प्रॉपर्टी को लोग नुकसान पहुंचाते हैं। इवन ट्रेन में टॉयलेट में डब्बा तक बांध के रखना पड़ता है, कोई उसको चुरा के ना ले जाए। तो सोसाइटी में इनडिसिप्लिन तो है। अब देखो क्वेश्चन ये है, गुन्नार मिडल ने ये सब जो चीजें बोली थी ना कि साउथ एशियन स्टेट्स सॉफ्ट स्टेट हैं, इंडिया के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है क्या इंडिया आज भी सॉफ्ट स्टेट है या फिर नहीं है। देखो कुछ महीनों में इंडिया ने तरक्की तो की है। जैसे इंडिया में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, अब एजुकेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा लोग सिविलाइज्ड हैं, मतलब वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। तो कुछ तो अच्छा होगा ना, तभी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पॉलिटिशियंस कानून नहीं बना रहे हैं, देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए कानून भी बन रहे हैं। लेकिन देखो कुछ चीज़ें आज भी इंडिया में ऐसी हैं जिसके बेस पे कहा जा सकता है कि इंडिया जो है वो सॉफ्ट स्टेट है। लास्ट का इंप्लीमेंटेशन वीक है। हर एक टॉपिक में हम लिखते हैं लास्ट में कि इंप्लीमेंटेशन बहुत वीक है। कानून काफ़ी अच्छे हैं। ट्रैफिक कानून का एग्जांपल ले लीजिए, फाइन ज़्यादा है लेकिन करप्शन हो जाता है, इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता। आयुष्मान भारत स्कीम काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब एक ऑफिसर हैं, उनका कहना है, मतलब वो स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में है, वो बता रहे थे कि आयुष्मान भारत स्कीम बिल्कुल अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है ग्राउंड लेवल पर। सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार को लगता है कि धांधलेबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा और इलाज के नाम पे हमसे फंड्स लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम थी आयुष्मान भारत स्कीम, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। रूल ऑफ लॉ हमारे देश में देख लीजिए क्या सिचुएशन है। मोब लिंचिंग कितनी ज़्यादा होती है, भीड़ के द्वारा कई बार चोर की हत्या कर दी जाती है, मतलब कोई आरोपी पकड़ लिया जाए उसे मारा पीटा जाता है, महिलाओं के अगेंस्ट कितना क्राइम होता है। तो ये सब चीज़ें देखें तो हाँ, इंडिया आज भी सॉफ्ट स्टेट है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंक्लूजन में यही लिखोगे कि जिन इंडिकेटर्स के आधार पर गुन्नार मिडल ने इंडिया को और दूसरे साउथ एशियन स्टेट को सॉफ्ट स्टेट बताया था ना कहीं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तरक्की उस समय से लेकर आज तक इंडिया ने की है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में इलेक्टोरल फंडिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो एक एनजीओ है हमारे देश में जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए काम करता है, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर। एडीआर ने ना हाल ही में पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या फिर रीजनल पार्टी हो, उनको कितनी फंडिंग मिलती है इस पर एडीआर ने यानी एनजीओ ने एनालिसिस रिपोर्ट जारी की।
और उस रिपोर्ट में देखो काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में नेशनल और रीजनल पार्टीज को अननोन सोर्सेज से टोटल इनकम प्राप्त हुई 690 करोड़ के आसपास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आया होगा, ये अननोन सोर्सेज कौन से हैं? देखो, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना 20,000 रुपए से कम की रकम प्राप्त होती है ना डोनेशन के तौर पर, जैसे मान लीजिए मैंने दिए 19,900 रुपए, तो ना फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ना इस पैसे का सोर्स बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये रकम उसको सुमित से मिली, नहीं। बट देखो, अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा की रकम डोनेशन के तौर पे देता है ना, फॉर एग्जांपल 20,000 10 रुपए, तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ता है सोर्स कि हमें ये 20,000 10 रुपए किससे प्राप्त हुए हैं। समझ गए? अननोन सोर्स का मतलब अब आपको क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20,000 से कम की रकम मिली है ना डोनेशन के तौर पर, तो उसका सोर्स फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये रकम कहां से मिली, क्योंकि ये 20,000 से कम की है। तो 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर के दौरान नेशनल और रीजनल पार्टीज को मिला के 690 करोड़ की रकम प्राप्त हुई अननोन सोर्सेज से। और 2004-05 से लेकर 2020-21 के बीच में 15,077 करोड़ की रकम प्राप्त हुई इन पॉलिटिकल पार्टीज को अननोन सोर्सेज से। यहां पर सिर्फ नेशनल पार्टीज हैं, दूसरे केस में, ऊपर वाले केस में दोनों हैं, नेशनल और रीजनल पार्टीज। चूंकि देखो इतनी बड़ी रकम अननोन सोर्सेज से प्राप्त हो रही है, इसका मतलब तो देखो इलेक्टोरल फंडिंग में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इलेक्टोरल फंडिंग में धांधलेबाजी होती है ना, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है करप्शन का। कैसे? अब मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट ग्रुप है, किसी ने फंडिंग दी पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, कल को वही पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो वो कॉर्पोरेट ग्रुप तो बोलेगा ना कि भैया हमने आपको फंडिंग दी थी, अब आप हमारे हिसाब से पॉलिसी बनाइए। ये छोटा सा एग्जांपल है। लोअर लेवल पे भी एक छोटा सा कोई अमीर व्यक्ति है, कोई ठेकेदार है, अब उसने पॉलिटिकल पार्टी को यानी लोकल लड़ने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट को चंदा दिया है, कल को वो कैंडिडेट जीत गया तो ठेकेदार बोलेगा ना कैंडिडेट को, अब आप हमारे लिए काम कीजिए, मैं कुछ गलत करूंगा, आप पुलिस वालों को बोलिए मेरी तरफ से, आप मेरी मदद कीजिए पैसा कमाने में। तो ये प्रो को जो होता है ना, क्विड प्रो जो होता है ना, इससे करप्शन फैलता है देश में। तो अगर करप्शन को खत्म करना है, ब्लैक मनी के मैनेज को खत्म करना है ना, तो सबसे पहले इलेक्टोरल फंडिंग में रिफॉर्म्स आने चाहिए। अभी देखो हमारे देश में जो इलेक्टोरल फंडिंग है ना, 4 लाख से गवर्न होते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951, दूसरे नंबर पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, तीसरे नंबर पे कंपनीज एक्ट 2013, चौथे नंबर पे इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट देखो जाहिर तौर पर ये जो एक्ट्स है ना सफिशिएंट नहीं है इलेक्टोरल फंडिंग में रिफॉर्म्स लाने में। कुछ नया करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ और डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में नेशनल पार्टीज को 427 और रीजनल पार्टीज को 264 करोड़ रुपीस प्राप्त हुए अननोन सोर्सेज से, जिसका सोर्स पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। और कौन से सोर्स से कितना डोनेशन प्राप्त हुआ, देखो पहले नेशनल पार्टीज की बात करते हैं। नेशनल पार्टीज को ना फाइनेंशियल ईयर 2021 में 74 करोड़ रुपीस प्राप्त हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इसमें भी दिक्कत है, अभी आएगा आर्टिकल में आगे। 171 करोड़ रुपीस प्राप्त हुए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, यानी 20,000 से कम का डोनेशन प्राप्त हुआ कई सारे लोगों से, कई हजारों लोगों से, तब जाके 171 करोड़ की रकम इकट्ठी हुई। नेक्स्ट है 170 करोड़ रुपए प्राप्त हुए कूपन बेच के, और बाकी ये मिसलेनियस है। ये रीजनल पार्टीज का डेटा है। बस नेशनल पार्टीज का देख लिया, आपको अंदाजा हो गया किस सोर्स से कितना डोनेशन प्राप्त हो रहा है। अब देखो बात करते हैं इश्यूज की। इंडिया में इलेक्टोरल फंडिंग में क्या इशू है। सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यही चीज जो हमने डिस्कस की। अननोन सोर्सेज से इतना इतना डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज प्राप्त कर रही हैं, बताया ही नहीं जाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि कहां से ये रकम प्राप्त हुई है। अब देखो जनता को जानने का अधिकार है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो चुनने जा रहे हैं, जिस कैंडिडेट को वो चुनने जा रहे हैं, उसको कहां कहां से फंड मिला है। लेकिन इतनी बड़ी रकम पॉलिटिकल पार्टीज बता देती हैं कि हमें अननोन सोर्सेज से प्राप्त हुआ,
तो ये तो डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली चीज है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इलेक्टोरल फंडिंग में। नेक्स्ट, करप्शन एंड रेगुलेटरी कैप्चर। वही चीज, अगर देखो कोई बिजनेसमैन या फिर कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर पैसा देगा डोनेशन के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी को या फिर कैंडिडेट को, अगर कल को वो कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी उस कॉर्पोरेट ग्रुप के पक्ष में काम करने लगेंगी, पॉलिसीज को उसके पक्ष में बनाया जाएगा, तो ये गलत है। और इससे देखो एक चीज ये भी होती है जो आगे भी आएगी, वैसे हमारे देश में 1 पर्सन 1 वोट का प्रोविजन है। कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो वोट बनवा सकता है, इलेक्शंस में वोट दे सकता है। बट देखो जो अमीर लोग हैं वो तो इतना इतना पैसा डोनेट कर देते हैं, तो उनका तो वेट बढ़ गया ना डेमोक्रेसी में, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं इलेक्शंस में। उन्होंने उनका वोट तो वो एक ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो पैसा दे दिया ना डोनेशन के तौर पर, इससे देश की पॉलिटी में उनका वजन बढ़ गया। क्योंकि देखो आपको भी पता है आज के समय में चीजें फेयर नहीं है, अमीर लोगों के इलेक्शन जीतने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए जब पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती है ना कैंडिडेट्स को, तो ये देखा जाता है किसके पास ज्यादा पैसे हैं, कौन इलेक्शंस में ज्यादा पैसे लगा सकता है। तो ये बड़ा फैक्टर बन गया है किस कैंडिडेट के पास कितना पैसा है लगाने के लिए। इलेक्शन फेयर नहीं है कि हाँ भाई सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अधिकार बेशक मिल गया हो, लेकिन इक्विटी तो नहीं है ना कैंडिडेट्स में, कोई अमीर है कोई गरीब है। नेक्स्ट, नो लिमिट ऑन फंडिंग। पहले देखो ना एक कैप हुआ करता था, लिमिट हुआ करती थी कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेट कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन ना 2-3 साल हो गए, 2017 की ये बात है, 5 साल हो गए, ये लिमिट हटा दी गई। अब ना कोई भी कंपनी मर्जी कितना भी पैसा डोनेट कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। पहले जो एवरेज प्रॉफिट का 7.5% की लिमिट थी ना वो हटा दी गई थी। तो इसका नतीजा ये निकला है, बहुत सारी शेल कंपनीज स्पेशली इसीलिए बनाई जाती हैं, डब्बा कंपनीज, की ब्लैक मनी को राउट किया जा सके, डोनेशन के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सके। तो ये लिमिट आनी फिर से जरूरी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉज। देखो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो इनकी कार्यप्रणाली में ना बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इवन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की रूलिंग आई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को नियुक्त करें, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई थी। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग में। अब देखो स्पेसिफिकली इलेक्टोरल फंडिंग से संबंधित इश्यूज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको बेसिक्स तो पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कुछ सेकंड्स में आपको रिवाइज करवा देता हूं। 2017 में आया था ये यूनियन बजट, जब अनाउंस हुआ था ना उस समय कोई भी पर्सन 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इनके डेनोमिनेशन में ना एसबीआई की ऑथराइज्ड ब्रांच पर जाकर ये बॉन्ड परचेज कर सकता है, और बॉन्ड जाकर दे सकता है परचेज करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर अंदर इन बॉन्ड्स को इनकैश करवा सकती है। कहने को देखो ये पूरा जो सिस्टम है ना एनोनिमिटी की सहायता से चलता है, पता नहीं लगता किसने बॉन्ड परचेज किया, किसको दिया। बट देखो रूलिंग पार्टी के पास में ना एडवांटेज है। अब क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, फॉर एग्जांपल आज के केस में बीजेपी, वही तो फिर एसबीआई के बड़े अधिकारियों को नियुक्त करती है, उसका इन्फ्लुएंस है रूलिंग पार्टी का एसबीआई के ऊपर। वो चाहे तो एसबीआई से पूछ सकती है कि बताइए किसने बॉन्ड परचेज किया, लेकिन अपोजिशन के पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है एसबीआई के ऊपर, उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन रूलिंग पार्टी को एडवांटेज है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में यह भी दिक्कत है कि देखो आए तो ये ब्लैक मनी को खत्म करने थे, लेकिन हो उल्टा रहा है, क्योंकि नाम बताने की आवश्यकता नहीं है किसने इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया, तो शेल कंपनीज की सहायता से पैसा आ जाता है। मतलब किसी शेल कंपनी ने बॉन्ड परचेज कर लिया और बाद में दे दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो हो सकता है शेल कंपनी का पैसा ब्लैक मनी का पैसा हो। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे ना, तो यह बोला गया था सरकार के द्वारा कि छोटे छोटे डोनेटर्स जो हैं, कम कम पैसा जो डोनेट करते हैं, वो बिना अपना नाम बताए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से। लेकिन हो उल्टा रहा है, 90% जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू प्राप्त हुआ है ना पॉलिटिकल पार्टीज को, वो तो देखो 1 करोड़ यानी हाईएस्ट डेनोमिनेशन से प्राप्त हुआ है। बड़े डोनेटर्स डोनेट कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता से, ना कि छोटे डोनेटर। अब बात आती है किया क्या जा सकता है, रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं। सबसे पहले जो ये एनोनिमस डोनेशन है ना, जिसका सोर्स बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पर कैप लगाओ आप। अभी 20,000 का है ना, इसे कम करो, 1,000 रुपए कर दो, 500 कर दो,
लेकिन 20,000 की रकम काफ़ी ज़्यादा है, जिससे नीचे का डोनेशन अगर प्राप्त होता है तो पॉलिटिकल पार्टी को सोर्स बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कुछ समय पहले सरकार ने चेंज किया था, 2,000 किया था, लेकिन 2,000 सोर्स से संबंधित नहीं था, वो कैश से संबंधित था कि 2,000 से ज़्यादा आप रकम देते हो तो डिजिटली देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ था वो। एडीआर जो एनजीओ है जिसने ये रिपोर्ट जारी की, वो तो ये भी रिकमेंड करता है जितने भी डोनर्स हैं ना, सबकी रिपोर्ट आरटीआई के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को देनी चाहिए और पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए वो रिपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ देशों ने ऐसा किया है, जैसे भूटान, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, बुल्गारिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज, दूसरा रिफॉर्म ये आना चाहिए, जो पहले अपर लिमिट हुआ करती थी ना, कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% डोनेट कर सकती है, इसे फिर से लाया जाए। लिमिट हटा दी गई थी तो शेल कंपनीज बहुत बन रही हैं डोनेशन देने के लिए। तीसरा, ऐसा कुछ आप लिमिट भी लगा सकते हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना डोनेशन प्राप्त हुआ है ना, उसका मैक्सिमम 20% अननोन सोर्सेज से प्राप्त हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 20 करोड़ अननोन सोर्सेज से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सजेशन दिया गया था लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट में। नेक्स्ट देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है ना, वो किसी ऐसी बॉडी के द्वारा रिव्यू किए जाएं, उनकी छानबीन ऐसी बॉडी के द्वारा की जाए जिसको अप्रूवल मिला हो कैग और ईसीआई से। अब ऐसी न्यूट्रल बॉडी अगर पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करेगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। नेक्स्ट है, सिर्फ देखो उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स एग्जम्पशन मिले जो लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस लड़ती हैं। यह भी मैंडेटरी बनाया जा सकता है कि जिस पार्टी ने कम से कम सीट जीती हो लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शंस में। वो देखो इसलिए क्योंकि ना बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो सिर्फ इसलिए बन जाती हैं कि ब्लैक मनी को राउट किया जा सके। नेक्स्ट प्रोविजन ये है, इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी ठीक से काम नहीं करती है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, उसको इवन डी रजिस्टर किया जा सके। नेक्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित स्कीम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले पर अपना डिसीजन दे, वर्डिक्ट दे। लास्ट में लॉ कमीशन के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे 255वीं रिपोर्ट में, इसमें से कुछ अच्छे हैं। अभी देखो, इलेक्शन एक्सपेंसेस का ब्यूरो देना होता है इलेक्शन कमीशन को, तो जिस डेट का, जिस टाइमलाइन का ब्यूरो देना होता है ना कि इस पीरियड में हमने इतना पैसा खर्च किया, तो उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। अभी देखो, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब तक इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते हैं तब तक जितना भी पैसा कैंडिडेट खर्च करता है ना उसका ब्यूरो देना होता है, तो इसे थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया जाए। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है ना वो दिन, और जब नॉमिनेशन फाइल किया है वो दिन, इस पीरियड को भी ऐड कर दिया जाए। इस पीरियड के दौरान कैंडिडेट ने कितना खर्च किया है वो भी ऐड किया जाए। अब आपके मन में आया होगा, जब नॉमिनेशन ही नहीं फाइल किया था उससे पहले की डिटेल कैसे देनी? लेकिन कुछ तो पैसा खर्च किया होगा ना, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो वो पहले ही पैसा खर्च कर देते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेट ग्रुप अगर पैसा डोनेट करता है ना पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका अप्रूवल लिया जाए एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम की मीटिंग में, ना कि बोर्ड की मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो बड़ी मीटिंग में डोनेशन देने का फैसला लिया जाए। इलेक्टोरल एक्सपेंस का जो भी डेटा है ना वो पब्लिक के सामने भी आना चाहिए ताकि पब्लिक उसको स्क्रूटनाइज कर सके। इसके बाद अभी प्रोविजन ये है, कोई कैंडिडेट गलत एक्सपेंडिचर संबंधित जानकारी देता है ना इलेक्शंस में, तो उसको 3 साल तक का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इसे बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए ताकि वो कैंडिडेट अगला इलेक्शन ना लड़ सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स हैं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट से आप ले सकते हो। कुल मिलाकर देखो, यही कहा जा सकता है, इलेक्टोरल फंडिंग में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हो। बहुत सारे देश लेकर आए हैं, जैसे फ्रांस ने सभी प्रकार की कॉर्पोरेट फंडिंग को बैन कर दिया था 1995 में। इसके अलावा ब्राजील और चिली ने भी कॉर्पोरेट डोनेशंस पर कैप लगा दिया था। तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। हमारी डेमोक्रेसी तो देश पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से जापान के बदलते नेशनल सिक्योरिटी विजन से संबंधित है। अब देखो, वैसे तो आर्टिकल जापान पे फोकस करता है तो इतना ज़्यादा डिटेल तो हमें नहीं पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब जापान और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हैं दोनों के बीच में अभी फिलहाल के संदर्भ में, क्योंकि दोनों चाइना के अगेंस्ट अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोल्डर मटेरियल के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडिया जापान रिलेशंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
कंटेक्स्ट देखो ये है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों इसी हफ्ते जापान की यात्रा पर जा रही हैं 2+2 फॉर्मेट के तहत बातचीत करने के लिए। 2+2 फॉर्मेट में क्या होता है, दो देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की आपस में बातचीत होती है। फोकस क्या है, फोकस यही है, चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है बढ़ती जा रही है, दोनों को रिस्क है चाइना से। गोल दोनों का सेम है, इंडो पैसिफिक रीजन फ्री और ओपन होना चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ना कि चाइना जिस प्रकार से एग्रेसिवनेस शो करता है। आपने देखा कि इस प्रकार से ताइवान के नज़दीक चाइना लगातार मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट कर रहा है, धमकियां दी जा रही हैं चाइना को, ताइवान को, और बहुत सारे तो मतलब एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें मिसाइल जब लॉन्च की जाती है ना, वो गिरी है जापान के नज़दीक। मिसाइल मतलब लॉन्च की गई ताइवान के नज़दीक डराने के लिए ताइवान को, और बाद में वो मिसाइल गिरी कहां पे, जापान सी में। मतलब देखो साफ है, चाइना जो है वो स्टेटस को चेंज करना चाहता है, इंडिया के साथ भी और इवन बाकी देशों के साथ भी, इवन जापान के साथ है। रशिया और चाइना के बीच का जो अलायंस है, जिसे दोनों देशों के द्वारा कहा जाता है अलायंस विदाउट लिमिट्स, ये भी चिंता की बात है जापान के लिए। हालांकि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ ठीक ठाक हैं, लेकिन जापान के रिलेशन रशिया के साथ कुछ खास नहीं है, क्योंकि जापान तो एलाई कंट्री है यूएसए का। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना जापान अब अपने नेशनल सिक्योरिटी विजन को ना चेंज कर रहा है। 3 चीजों पे फोकस किया जा रहा है। सबसे पहले जापान अपनी डिप्लोमेसी को रीओरिएंट कर रहा है। अब जापान की डिप्लोमेसी में आइडियलिज्म के बजाय रियलिज्म और प्राग्मेटिज्म देखने को मिलेगा। इसका मतलब देखो ये है, जापान ना अभी तक थोड़ा हेजिटेंट रहता था। एक्चुअली ना दिक्कत क्या है कि 20वीं शताब्दी में आपको पता है जापान की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी ना, उसने बहुत वायलेंस किया सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया था जापान, बहुत लोगों को मारा गया था। इवन जापान के जो उसमें रूलर्स थे ना, उन्होंने चाइना में भी बहुत अत्याचार किया था। तो ना जापान के लोगों में ना बहुत गिल्ट आया। उसके बाद यूएसए ने बम गिरा दिए हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान ने अपने आप को रीबिल्ड किया, नया संविधान बना, और नए संविधान में इन्होंने पैसिफिस्ट पॉलिसीज अपनाई कि हम पीसफुल रहेंगे और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए के ऊपर। तो जापान ना ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि थोड़ा गिल्ट रहता है कि हमने पहले गलत किया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। उस समय हमारी पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट थी, इंपीरियलिस्ट थी। उसी गिल्ट के चक्कर में ज़्यादा बोलता नहीं है जापान। और इंडिया के साथ भी यही केस है। हालांकि इंडिया ने अत्याचार नहीं किया था, बट इंडिया आज़ादी के बाद चूंकि नैम का लीडर था, नेहरू ने ऐसी बातें बोली थी कि ये एशियन सेंचुरी हैं, वर्ल्ड में इतना स्पेस है कि वो चाइना और इंडिया को एकोमोडेट कर सके, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए इंडिया भी चाइना के खिलाफ ज़्यादा बोलता नहीं है ग्लोबल डिप्लोमेसी में। बट अब ना जापान अपनी डिप्लोमेसी को रीओरिएंट करेगा कि पहले की किसी चीज़ के लिए कोई गिल्ट नहीं रखेगा, और जहां पर चाइना के अगेंस्ट बोलने की जरूरत पड़ी बोलेगा। नेक्स्ट है बूस्टिंग नेशनल कैपेबिलिटी टू डेटर एग्रेशन। वैसे तो देखो अब जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएसए के ऊपर है, लेकिन अब ना जापान में डिबेट चल रही है कि हमें मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने पर पैसा खर्च करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि 2% ऑफ जो जीडीपी है वो हम उतना पैसा खर्च करेंगे जापान की मिलिट्री पर। अब वैसे तो देखो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ परसेंटेज की टर्म्स में देखें, बट जापान की जो मिलिट्री इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना पूरे वर्ल्ड में। अगर आज के हिसाब से देखें तो भी जापान ना $40 बिलियन डिफेंस पे खर्च करता है, 9वें नंबर पे सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है। लेकिन इसे अगर डबल कर दिया जाए, यानी 2% ऑफ जीडीपी जब जापान खर्च करेगा ना अपनी मिलिट्री पर, तो फिर पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश बन जाएगा जापान, यूएसए और चाइना के बाद में। क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर जापान ज्यादा पैसा खर्च करेगा मिलिट्री पर तो कहां पर खर्च करेगा? सोल्जर्स पर खर्च करेगा या फिर हथियारों पर? हथियारों पर खर्च करेगा। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप करेगा जापान। अभी देखो ना यूएसए की रशिया के साथ एक ट्रीटी है, उसके तहत यूएसए एशिया में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। अब कायदे से जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? यूएसए की। बट यूएसए की ट्रीटी हो गई रशिया के साथ कि हम एशिया में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो जापान सोचता है कि यार इन्होंने तो ट्रीटी कर ली है, हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? तो अब चाइना इतनी लंबी लंबी रेंज की मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, तो जापान चाहता है हम भी लंबी रेंज की मिसाइल्स डेवलप करें। अगर चाइना के साथ कल को कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम
चाइना में जो कमांड सेंटर है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब इसके बाद आती है तीसरी चीज क्या है? डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करना। वैसे तो देखो जापान यूएसए का एलाय पार्टनर है, लेकिन ना जापान का भरोसा यूएसए पे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए ना जापान दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ भी काफी कोऑपरेट कर रहा है, डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत किया जा रहा है, क्वाड के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और बायलैटरली भी। इसके साथ साथ जापान फ्रांस और यूके के साथ भी अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब देखो जापान जिस रास्ते पर जा रहा है ना, चाइना पहले से डर गया है, क्योंकि चाइना को पता है जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। अगर वो अपनी एक्सपर्टीज हथियारों में इन्वेस्ट करता है ना, तो वो तो ऐसे खतरनाक हथियार डेवलप कर लेगा, इसीलिए चाइना को डर लगता है। तो चाइना ने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि अपने शांति के रास्ते को छोड़ रहा है जापान। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भी दी, मतलब चेतावनी दी कि अगर जापान इस रास्ते पर आएगा, मिलिट्री पर पैसा खर्च करेगा, तो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन चाइना को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आपकी वजह से तो ये सारे जो देश हैं, इंडिया, जापान, ये अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं और इसके लिए आपकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुल मिला के लास्ट में यही बोला जाता है, जापान का जो कि नेशनल सिक्योरिटी विजन चेंज हो रहा है ना, तो इंडिया के साथ कोऑपरेशन का बहुत स्कोप है। इसी पर चर्चा होगी। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जापान में जा रहे हैं और 2+2 मैकेनिज्म के तहत बातचीत होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल विजिंजाम पोर्ट से संबंधित है। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए इस पोर्ट की। केरला में त्रिवेंद्रम के नजदीक इस पोर्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है। विजिंजाम पोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी बातें बोली जा रही हैं इस पोर्ट के बारे में, चूंकि लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत से बड़े बड़े वेसल्स यहाँ पर रुकेंगे, तो काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होगा इस पोर्ट के ऑपरेशन से। राइटर कहते हैं देखो वैसे भी कोस्टल इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बहुत से लोग जो अभी कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है कोस्टल इरोजन की वजह से। जैसे मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक बार रुकिए आप, मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए सड़क की सड़क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कोस्टल इरोजन की वजह से। तो वैसे देखो पोर्ट की कंस्ट्रक्शन से और कोस्टल इरोजन के बीच में लिंक तो है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी समुद्र में सी का लेवल, पानी का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये एक मेजर फैक्टर है कोस्टल इरोजन का, लेकिन थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना। और पोर्ट एक्टिविटीज से मैरीन इकोसिस्टम का काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। पोर्ट बनने की वजह से वहां पर पहले बहुत से लोग रह रहे होते हैं, उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो इनफ रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को ना कंपनसेट किया जा सके। जैसे जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके लिए अलग से पैसे एलोकेट होने चाहिए ताकि उनको घर बार मिल सके। इसके साथ साथ अगर पोर्ट के ऑपरेशंस की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है, मरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से प्रोविजन होना चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी ना, तब जाके ये पोर्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना वो सार्थक सिद्ध होंगी। अदरवाइज तो देखो हमेशा जो बोला जाता है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों को साथ साथ चलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो दो और एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, और इसमें ह्यूमन एंगल भी आता है। इसके अलावा देखो कुछ पहले के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे टाटा मुंद्रा पोर्ट है गुजरात में। अब इस पोर्ट से ना ग्रीन हाउस गैसेज का काफ़ी एमिशन होता है, एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये सब चीज़ें ना विजिंजाम पोर्ट के साथ में ना हो जाएं। तो आवश्यकता ये है डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं उनको कंपनसेशन दी जाए ताकि उनके राइट्स को रिस्टोर किया जा सके। और सेकंड, मरीन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है तो फिर उसके लिए अलग से कंपनसेशन होना चाहिए ताकि उस इकोसिस्टम को पूरी तरह से रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए पोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा। अगर मान लीजिए फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है ना, उससे पहले इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए कि क्या नुकसान हो सकता है एनवायरनमेंट को। लास्ट में राइटर एक कहावत के बारे में बोलते हैं, टर्किश कहावत है। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत रास्ते पर कितना दूर आ चुके हैं, जैसे ही आपको रियलाइज हो चुका है ना रास्ता गलत है, तो वहीं से फिर वापस लौट आइए, वापस चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो पोर्ट के संदर्भ में भी यही बात बोली जाती है, जो गलत हो गया वो हो गया, लेकिन अब वापस आ जाओ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।